मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको पार्ट एक ध्वनि पढ़ाया था। अभी ना होगा मेरा अंत कविता से। आपको मैंने कविता लिखने के लिए दी थी और शब्दार्थ बताए थे। आज मैं आपको ध्वनि कविता के प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। उसकी होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूंगी और अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे नए कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस की दशा से उभारना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें उगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, सुंदर बनाना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नया संचार एवं उमंग भरता है। तो बच्चों, मैंने आपको पार्ट 1 ध्वनि के क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। वो आप अपनी होमवर्क कॉपी पर कर लेना और पार्ट को आपको रिमाइंड करा दिया है। अब मैं आपको पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ाऊँगी। पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक कामता नाथ जी हैं। कामता नाथ जी की कहानियाँ बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानियाँ हैं। उनके गद्य साहित्य में मानवीय चेतना के बारे में बताया गया है। उनके कहानी के पात्र बहुत ही सुंदर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं। लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ के बारे में कामता प्रसाद जी ने बताया है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। बच्चों, लेखक बचपन में अपने मामा के यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में जाते थे, वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर उनको एक बदलू नाम का व्यक्ति मिलता है जिसको वह अधिक पसंद करते हैं और बदलू लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियां लेखक को देता था, जिससे लेखक को बड़ा ही चाव रहता था। यानी उनके मामा के गांव में जाने का चाव रहता था, बार बार जाने का चाव रहता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेखक कहना चाहते हैं कि बदलू मामा को मुझे मामा कहना चाहिए था क्योंकि वे मेरे मम्मी के भाई हैं। इस कारण मैं बदलू को मामा कहना चाहिए था, लेकिन गांव में और
बहुत सारे बच्चे उनको काका कहकर पुकारते थे, तो मैंने भी उनको बदलू काका कहना उचित समझा, परंतु मैं उसे बदलू ना कहकर काका ही कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बच्चों, गांव में ऊंचाई पर छोटे छोटे टीले होते हैं, तो बदलू का मकान थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन कहते हैं आंगन। तो बच्चों, गांव के परिवेश में बहुत बड़े बड़े आंगन हुआ करते हैं। तो बदलू का मकान बहुत बड़ा था और उसमें बहुत बड़ा आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। यानी जो बदलू आंगन में बैठकर नीम के नीचे अपना बैठकर काम करता था। बगल में भट्टी रहती जिसमें मैं लाख पिघलाया करता था, और पास में उसके भट्टी दहकती रहती थी। आग की भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें उस लाख को वह क्या करता था, पिघलाया करता था, गरम किया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर वह लाख के मुलायम होने का इंतजार करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट यानी एक लकड़ी का तख्ता पड़ा हुआ था, जिसको वह लाख को मुलायम होने का इंतजार करता था और उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। सलाख कहते हैं सलाई के समान करके उसे आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती थीं। आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी रहती थीं। मुंगेरियां कुछ लकड़ियां रखी रहती थीं, जो कि आगे से पतली और मोटी हुआ करती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल चिकना बनाता और तब तक एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बनाने के बाद वह उन पर रंग करता था। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि वह लाख को पिघलाकर गोल आकार देकर चूड़ियों का आकार देकर उनको एक लकड़ी में फ्रेम कर पूरे हाथ की चूड़ियां बनाकर उसको कलर किया करता था। तरह तरह से कलर किया करता था, तरह तरह से डिजाइन बनाया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया कहते हैं एक चारपाई नुमा आकार पर बैठकर कार्य किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। पुराने समय में जो कारीगर थे अपना कार्य करते थे, तो उनको सजग रहने के लिए अपना हुक्का पानी पास में रखा करते थे। तो वह हुक्का जलाकर हुक्का भी पी, थकान महसूस होती थी तो हुक्का भी पी लिया करता था और आगे कार्य करना शुरू करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कहते हैं कि मेरे मामा के ना घर में मन नहीं लगता था और मेरा सारा समय बदलू काका के यहाँ पर बीतता था। वह मुझे लला कहा करते थे और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगवा देते थे। लेखक कहना चाहते हैं कि मैं बदलू काका के यहाँ पर जब भी जाया करता था तो वह मेरे लिए एक मचिया, एक खाट मंगवा देते थे, पट्टा मंगवा देते थे। मैं उस पर घंटों बैठकर उनको चूड़ियाँ बनाते देखा करता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाते थे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर
कुछ क्षण चुपचाप देखा करते थे। चूड़ियाँ तैयार हो जाती थीं और उनको एक लकड़ी के बेलन पर चढ़ाकर उसको चुपचाप उसका आकार बनते हुए देखते थे। किसी नववधू की कलाई हो, वे सोचते थे कि जो मैंने चूड़ियाँ बनाई हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाई हैं, वे किसी न किसी नववधू के हाथों की कलाई पर जरूर सजेंगी। बदलू मनेहार था। मनेहार चूड़ी पहनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। बच्चों, पैतृक पेशा यानी उसके दादा बाबा के समय से ये कार्य चलता था और उसी कार्य को वह आगे बढ़ाना चाहता था और इसी कार्य में वह लगा रहता था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खास भी बात यह थी कि वह उसे गांव के प्रत्येक स्त्रियों को पहनवाता था और वह उन चूड़ियों को पैसे से ना देकर अनाज देकर भी उनको दे देता था। गांव में प्रथा थी कि पैसे नहीं हैं चूड़ियों के, तो घर में जो भी अनाज होता है तो हम उस अनाज को देकर वह सारी चीज़ें जो भी हमें कुछ खरीदना होता है चूड़ियाँ खरीद लेते थे। तो इस अधिकांश स्त्रियाँ बदलू के यहाँ पर जाकर चूड़ियों लेने के लिए अनाज ले जाया करती थी और अनाज उसको देकर चूड़ियाँ अपने मन की ले लिया करती थी। आसपास के गांव भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वे कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका कभी वस्तु विनिमय का तरीका अलग था। बदलू का चूड़ी बेचने का तरीका बिल्कुल अलग था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। लेखक कहना चाहते हैं कि शादी विवाह के अवसरों पर वह अधिक जिद पड़ जाता था कि मनमानी चूड़ियों का देकर उससे पैसा वसूलूं। बाकी और वह हमेशा ऐसा नहीं करता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी काफ़ी मेरे मामा के यहाँ पर किसी लड़की का विवाह हुआ था और जरा सी बात को लेकर बात बिगड़ गई और उसको मनाने के लिए काफ़ी लोग लग गए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। कहने का तात्पर्य है कि विवाह का इंतजार करता था कि कहीं किसी लड़की का विवाह हो, नववधू के लिए जोड़ा जाए तो उसके लिए उसके परिवार के लिए कपड़े मिलते थे, अनाज मिलता था और तरह तरीके से सामान मिलते थे, तब वह इंतजार किया करता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी, उसे कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता था, अंदर ही अंदर दुखी होता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था, क्योंकि बदलू लाख की चूड़ियों के प्रति उसका आकर्षण था। लाख की चूड़ियाँ बनाता था, मेहनत करता था, तो उसे
इस बात का विश्वास था कि गांव की जितनी भी स्त्रियां हैं वो कांच की चूड़ी ना पहनकर मेरे हाथ की बनी लाख की चूड़ियों को ही पहने। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। लेखक कहते हैं कि वह मुझसे घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। क्योंकि लेखक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बचपन में अपने मामा के गांव आते हैं छुट्टियों में और बदलू से मिलते हैं। तो बदलू जब फ्री होता था तो उनसे उनके शहर के बारे में पूछता है कि वहाँ का जीवन किस प्रकार है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। बल्लू कहता है कि वहाँ पर जीवन अलग है और वहाँ औरतें अपने आदमी के साथ में एक साथ सड़क पर घूमती हैं और उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं और वह लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनको कहीं मोच ना आ जाए, इसलिए वे कांच की चूड़ियाँ पहनती होंगी। नेक्स्ट, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। लेखक कहते हैं कि कभी कभी बदलू मेरी बहुत अच्छी खातिर करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वे सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो वह रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक एक गोलियां बना देता था। लेखक कहते हैं कि वह मेरी खातिरदारी करता था, लेकिन मुझे रंग बिरंगी गोलियां बहुत पसंद थी, तो बदलू मुझे गोलियां देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधे महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक कहता है कि मैं हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता था और एक आधा महीने रहकर जब तक मेरे स्कूल नहीं खुलते थे तब तक मैं वहीं पर अपना समय बिताया करता था। परंतु 2-3 बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली यानी ट्रांसफ़र हो गया। उनके पिता किसी सरकारी दफ्तर में कार्यरत थे और उनका तबादला हो गया, तो लेखक वहाँ से चले गए। एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी कोई भी रुचि नहीं थी। लेखक कहना चाहते हैं कि मैं 8-10 वर्षों के बाद अपने मामा के यहाँ वापस गया तो उस समय मेरी लाख की गोलियों में कोई भी रुचि नहीं थी, जबकि बचपन में मैं उन गोलियों से खेला करता था और मैं उनको देखकर खुश हुआ करता था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। लेखक कहना चाहता है कि मैंने बहुत सारी स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखी और कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियों को देखा। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी
और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। बच्चों, हम कांच की चूड़ी पहनते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक पहननी होती है। ये अगर हम उस चूड़ी को उतारते हैं, अगर वह टूट जाती है तो उसका कांच हमारे हाथ में लग जाता है। इसी प्रकार लेखक की मामा की लड़की की हाथ में जो चूड़ी थी वह टूट गई और वह कलाई में घुस जाती है। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलकर आता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। बदलू वही पुरानी जगह पर एक चबूतरे पर एक खाट यानी चारपाई पर लेटा हुआ था। लेखक उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। लेखक कहते हैं कि बचपन में बदलू काका मुझे तुरंत आते ही बैठाते थे और उस समय मुझे वह पहचान नहीं सके और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। बदलू काका काफ़ी देर तक निहारते रहे, क्योंकि लेखक को तो बचपन की याद वापस आ रही थी उस गांव में पहुंचते हुए, लेकिन बदलू काका, क्योंकि लेखक बड़े हो चुके थे तो बदलू काका उसको भूल चुके थे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक कहते हैं कि मैं हूँ जनार्दन, मैं वही हूँ बच्चा जो आपके पास आता था और गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय आपको दिया है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। सहसा ही बदलू को याद आने लगा कि बीते दिनों में ये वही छोटा बच्चा है जो मेरे पास में आता था। और उसी प्रकार बदलू काका ने उनसे बोला, आओ लला, मेरे पास आकर बैठो, इतने दिनों से तो कहाँ गए हुए थे। हाँ, इधर आना नहीं हो सका। लेखक कहते हैं कि मेरा यहाँ पर आना नहीं हो पाया काफ़ी समय से काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, ना मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। लेखक कहते हैं कि मैंने चारों तरफ नज़र इधर उधर घुमाई, ना तो मुझे बदलू काका की मचिया दिखाई देती है और ना ही कहीं लाख की चूड़ियाँ जो बनाते थे वो भट्टी दहकती थी वह दिखाई देती है। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने बदलू काका से पूछा कि आजकल आप काम क्यों नहीं करते हो। नहीं लला, काम तो कई साल से मैंने बंद कर दिया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। बल्लू काका कहने लगे कि लला, मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे, उसको पहने तब तो मैं बनाऊं। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, हर गांव में कांच का प्रचार होता जा रहा है, इसलिए कोई भी लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन रहा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना ये लला, यानी मशीनीकरण का युग चलने लगा है, इसलिए आज कोई ये चूड़ियाँ नहीं पहन रहा।
आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। बदलू काका कहने लगे, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होने लगी, जो मशीन से बनाई जा रही हैं, उतनी हाथ की बनी लाख की चूड़ियां में वह सुंदरता नहीं आ रही है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है ना लला, नाजुक चीज तो नाजुक ही होती है, कांच तो कांच ही होता है। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। बदलू काका समय के अनुसार शिथिल हो चुके थे। उनका शरीर ढलता जा रहा था और हाथ और माथे पर उनकी नसें उभरने लगी थी, यानी वह बुढ़ापा उनको आने लगा था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली यानी मौसमी खांसी है। जब सर्दी जुकाम बरसात के दिनों में होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो हम उसे मौसमी या फसली कह देते हैं। तो ये फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है। बदलू ने कहा, यही 2 महीने से खांसी आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, क्योंकि मौसम की बीमारी है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। लेखक को ऐसा अंदाजा हुआ कि उसके अंदर, बदलू के अंदर कोई ना कोई बात छुपी हुई है जिसको वह नहीं बताना चाहते हैं। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक सोचते रहे, इस औद्योगिकरण के कारण जो हस्तकला में निपुण थे, उनके हाथ से काम छिन गया, और मशीनीकरण के युग में लोग आगे बढ़ने के कारण जल्दी कार्य को करने के लिए मशीन का सहारा लेने लगे। इसलिए बदलू काका का काम बंद हो गया। आम की फसल अब कैसी है काका? अब लेखक दूसरी बात पर आते हैं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक ने अपनी बात को स्पष्ट करवाने के लिए पूछा। अपनी बात को बदलते हुए पूछा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहर कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। उसने लहर कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। बदलू काका ने बहुत अच्छा कहकर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। यानी लेखक ने बात को स्पष्ट करने के लिए बदलू काका से उनकी फसल के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, आम की फसल ठीक है, और अपनी बेटी को आवाज लगाई कि रज्जो, आम तो लेकर आ लला के लिए, उन्हें आम खिलाना भूल गया हूँ, लला के लिए आम तो लेकर आ। फिर मेरी ओर देखकर बदलू काका बोले, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको।
मैं चुप हो गया। लेखक एकदम चुप हो जाते हैं। फिर मुझे वे दिन याद आए जब मेरे लिए मलाई बचाकर रखा करते थे। लेखक को याद आने लगा कि जब बदलू काका की गाय दूध देती थी, उसकी मलाई बचाकर लेखक के लिए रखा करते थे काका। वह दिन लेखक को याद आने लगा। अब गाय के विषय में बदलू से लेखक पूछते हैं, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है? लला 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? 2 साल हो गए हैं, मैंने अपनी गाय बेच दी, उसको मैं कहाँ से खिलाता? यानी बदलू काका के पास में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह गाय को रख पाते और उसके चारे की व्यवस्था कर पाते। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेकर आती है। यह तो बहुत है काका, इतने का कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। लेखक ने कहा, ये तो बहुत सारे आम हैं, मैं इतने कहाँ पर खा पाऊंगा? मैंने उनको उत्तर दे दिया। वाह वाह, मैं हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना? बदलू काका ने उत्तर दिया, तुम शहरी ठहरे ना? मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। बदलू काका ने कहा, तुम अब शहर में हो इस कारण इतने आम नहीं खा पा रहे हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इतने समय में इतने सारे आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दे दिया। अच्छा, बेटी लला को 4-5 आम छाँट कर दो। बदलू काका ने अपनी बेटी को बोला कि लला को 4-5 आम का अच्छे आम छाँट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी यानी सुंदर सुंदर अच्छे रसीले मीठे आम लाला में लिए हुए हों, ऐसे आमों को लला को दे दो। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। लेखक कहना चाहते हैं कि रज्जो ने मेरी तरफ आम को बढ़ाया और मेरे को आम देते वक्त मेरी निगाह उसके हाथों पर क्षण भर के लिए चली गई और उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। बदलू काका ने लेखक की मन को जान लिया कि उनके मन में क्या चल रहा है और उन्होंने बोला कि यही मेरी हाथ की बनाई हुई आखिरी जोड़ा लाख की चूड़ियां थी। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। बदलू काका ने लेखक को बताया कि हमारे गांव के जमींदार की बेटी का विवाह हो रहा था। उन्होंने 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे पर मैंने जोड़ा उनको नहीं दिया और कह दिया कि आप शहर जाकर नया जोड़ा लेकर आ जाओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। कुछ देर बाद लेखक वहां से आम लेकर चले आते हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने
हार कर भी अपनी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए।